कि कौन सा वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। तो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कौन सा वेद है? चिकित्सा विज्ञान से संबंधित वेद है अथर्ववेद। ऑप्शन बी, अथर्ववेद जो है यह चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि वेद 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद यहाँ पे दिए हुए हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद है, सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा होगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की। ऋग्वेद से भी क्वेश्चन होते हैं। तो ऋग्वेद जो है या ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद कहते किसे हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडलों की संख्या पूछी जाती है, 10 मंडल इसमें है। और सूक्त यदि पूछे जाएं तो 1028 सूक्त इसमें है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। और जो इसे पढ़ते हैं, इस वेद की ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं होत्र। उसे होत्र के नाम से जानते हैं, जो कि इस वेद का पाठ करते हैं, ऋग्वेद का पाठ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र मिले हैं। गायत्री मंत्र इसी के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो यहीं से सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मिलते हैं। किससे? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग अथर्ववेद की। अथर्ववेद सभी लोग जानते हैं कि जादू टोना वाला वेद जो है उसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद के नाम से इसे जानते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731, इसमें ये इसके लेखक कौन थे? अथर्ववेद के लेखक अथर्व ऋषि, अथर्वा ऋषि के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। तो इसमें 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद इसमें 6000 पद इसमें है और लगभग 73 इसमें मंत्र है। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में जरूर रखें। आगे फिर इसमें क्या है? सामवेद। सामवेद किसे कहते हैं? साम यानी कि साम का आर्थिक जो साम जो यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि गाया जा सकने वाला। साम यानी कि गाया जा सकने वाला। गाया जा सकने वाला को क्या कहते हैं? सामवेद के नाम से जानते हैं। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन इसमें किया जाता है। इसके पाठककर्ता को उदात्र कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे फिर क्या है इसके बाद? यजुर्वेद। यजुर्वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है और इसके पाठककर्ता को उदरव्यू कहते हैं। क्लियर है? चारों वेद हम लोगों ने समझ लिया। इसमें सही आंसर होगा क्या था? ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ये होते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद ही होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वेद किनके द्वारा लिखा गया था? वेद किनके द्वारा लिखा गया था? तो व्यास के द्वारा। ठीक है। वेद व्यास के द्वारा ये लिखा गया था। ऑप्शन ए जो आंसर देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसमें आंसर करें। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और ये महापद्मानंद के 9वें पुत्र थे। आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसे? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें सही आंसर क्या है। इसमें सही आंसर है ऋग्वेद। ऑप्शन ए ऋग्वेद बिल्कुल सही आंसर है। 4 वेद में से ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है और इसे मानवता के प्रथम साक्षी के रूप में जाना जाता है। द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानवता के प्रथम साक्षी के रूप में इसे माना जाता है, इसे जाना जाता है। ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो उस समय शासक कौन थे? नंद राजवंश। ऑप्शन बी जो देख रहे हैं नंद राजवंश, ये बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस नंद शासक के दौरान सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था किसके दौरान? यह आक्रमण हुआ था धनानंद के दौरान। ऑप्शन सी धनानंद बिल्कुल सही आंसर दिए हुए। धनानंद के शासन के दौरान अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था। ठीक है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि नंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो सबसे शक्तिशाली शासक था महापद्मानंद। ठीक है, ऑप्शन बी महापद्मानंद। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है कि युद्ध मनुष्यों के दिमाग में शुरू होता है, यह किसमें कहा गया है। युद्ध जो है या मनुष्य के दिमाग में शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है, दिमाग में आप लोग सोचते रहते हैं, खाली दिमाग शैतान का। ये कहावत भी है, जब खाली दिमाग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में आता है और उस समय कुछ गुस्से की चीज़ भी याद आते हैं, कुछ अच्छी बातें भी। तो उसी समय युद्ध जो है वह मनुष्यों के दिमाग में शुरू होता है। यह कहा गया था किसमें, तो यह कहा गया है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी किस गुप्त शासक के द्वारा। जल्दी से आप लोग आंसर करें, इसमें सही आंसर क्या है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम इसमें सही आंसर दिए हुए हैं। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो ये किसके दरबार में थे, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं। देखते हैं कितने लोग इसमें सही आंसर कर पाते हैं। सभी लोग आंसर करते रहे। वीडियो में बहुत कम लाइक अभी तक हुए हैं, तो आप लोग लाइक भी जरूर करें। ठीक है, आप लोग लाइक भी जरूर करें। तो चलिए इसमें सही आंसर लोगों क्या है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक शासक या फिर संस्थापक कौन माना जाता है। तो माना जाता है कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप लोगों के माइंड में एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये तो गलत है, बट चलिए आगे क्वेश्चन मैंने वो भी शामिल कर दिया ताकि आपके जो माइंड में ये चल रहे हैं वो क्लियर हो जाए। आगे फिर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। ये तो सभी लोग आंसर बिल्कुल सही करेंगे, गारंटी है 100% कि ये क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें सही आंसर क्या है। तो इसमें सही आंसर क्या दिया हुआ है, इसमें सही आंसर है गुप्तकाल। ऑप्शन डी गुप्तकाल बिल्कुल सही आंसर दिए हुए। गुप्तकाल बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाएं से रिलेटेड क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोग जानते भी हैं। तो इसमें सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्तकाल। ऑप्शन ए गुप्त। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, तो गुप्त के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त। ऑप्शन ए श्रीगुप्त। अभी आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने बताया था चंद्रगुप्त प्रथम, फिर अभी आप बोल रहे हैं कि श्रीगुप्त है, आखिर इसमें सही क्या है। तो आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना महाराजा श्रीगुप्त ने की थी 240 से 280 ईस्वी के बीच, और जो कि लगभग 320 से 550 ईस्वी पूर्व अपने चरम पर था। उस भारतीय महाद्वीप के अधिकांश भाग जो थे वह आच्छादित करता था इनके द्वारा। बाकी हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 335 ईसा पूर्व घटोत्कच का पुत्र था, जो कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वह बहुत सबसे शक्तिशाली सम्राट था और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। वास्तविक यदि बात करें तो माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, बट कौन गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ये कहे तो श्रीगुप्त इसमें सही है। वास्तविक की जब बात आएगी तो चंद्रगुप्त प्रथम सही है और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहे तो श्रीगुप्त सभी लोग पढ़ते हैं और सही आंसर श्रीगुप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। आगे क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आते ही तुरंत आप लोग आंसर कर देंगे 100%। फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें
और क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप लोग लाइक भी तुरंत कर दे वीडियो को। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? वही सिक्के जो अब दुकानदार लेने से मना कर रहे हैं। अब 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के नहीं लेने दुकानदार, पता नहीं क्यों। चलिए इसमें सही आंसर आप लोगों को बताना है जल्दी से। सही आंसर क्या है? तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम इसमें सही आंसर दिए गए हैं। सिक्कों को पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम से पहले राजा श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्कों के जारी करने का कोई सबूत नहीं मिला। इस वजह से हम लोग इसको मानकर चल सकते हैं, और ये हम नहीं मान रहे हैं, ये किताबों में भी है और हिस्ट्री अब जब डीपली आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान आया था किसके शासनकाल के दौरान? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान फाहियान आया था भारत। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को व्यापक रूप से भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है? शासकों में से एक माना जाता है, शासकों में से एक माना जाता है। तो किसे माना जाता है शासकों में से एक? इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। समुद्रगुप्त को व्यापक रूप से भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है और उन्हें कविराज और सर्व रजोचित की उपाधि भी दी गई थी, और वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। ये भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, और इन्होंने अपने राजवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का बहुत ही विस्तार किया था। इसलिए गुप्त शासक को व्यापक रूप से भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। किसे? तो समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग जरूर बताएं नीचे कमेंट करके, और यदि आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो और आगे देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें ताकि नए नए वीडियो इसी तरह के आपके सामने आते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।